सीपीयू की जो प्रोसेसर की बात करी वो कहीं और नहीं बल्कि किसमें होता है, मदरबोर्ड के अंदर ही होता है। देखो रैम मेमोरी का स्लॉट इसी में आ गया। ये बेसिकली पूरी सर्किट है जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। इसी के अंदर आपको रैम दिख जाएगी, एचडीएमआई के सारे पोर्ट्स दिख जाएंगे, आईडीई कनेक्टर आ जाएगा। ये रहा सीपीयू प्रोसेसर। गेस करो चलो। ठीक है, अंकल के हिसाब से एग्जॉस्टिंग फैन है। क्या है? फैन है, ओके। और कोई पीछे हंस रहा है क्या है? गेस करो, देख के जो लग रहा हो कि भाई ये लग रहा है मुझे तो। अब ये क्या है? यही सारे मिथ हैं जो अभी तक हम लोग जी रहे थे इसी मिथ के अंदर। सीपीयू तो इससे पहले हम मदरबोर्ड के अंदर इतनी सी 7 mm की चिप है उसको देख चुके हैं, तो ये सीपीयू कहाँ से हुआ? ये पीसी है क्या? पीसीयू 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 क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से सब? थैंक्स फॉर वेटिंग। छोटा रखे जुम्मा की वजह से चीज़ें थोड़ी डिले हुई, कोई इशू नहीं। ये जो 2 दिन का हमारा डिजिटल लिटरेसी का बूट कैंप है, इंशाल्लाह एक चीज़ की मैं श्योरिटी ज़रूर से आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए वो बिगिनर ही है। लाइक इन्होंने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट लैपटॉप अभी एक्सप्लोर नहीं किया है। इवन दो अगर किसी ने एक्सप्लोर भी किया हुआ होगा ना, 1 साल भी किया हो, 2 साल भी यूज़ किया हो, 3 साल भी, हम जो ये बूट कैंप की शुरुआत करने जा रहे हैं, इतनी श्योरिटी कंफर्म है कि इंशाल्लाह ये जो फंडामेंटल्स हम सबसे पहले पीच करेंगे वो आप सभी को नहीं पता होगा। मतलब ऑलमोस्ट जो भी हमारा प्रेजेंटेशन होने वाली है उसमें काफ़ी कुछ आपके लिए नया होगा। और क्योंकि हमारा जो बूट कैंप का नाम है डिजिटल लिटरेसी बूट कैंप, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिजिटल लिटरेसी क्या होती है। लिटरेसी हम सभी को पता है कि लिटरेट किसे कहते हैं, कि जो पढ़ना और लिखना जानता है उसे हम कहते हैं कि लिटरेट पर्सन है ना। अच्छा, ये लिटरेसी की जो वैल्यू थी, वैसे तो क्वार्टरली और एनुअली जब भी फाइनल एग्जामिनेशन होती है उसके बाद एक रेशियो निकलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि कितने लोग ग्रेजुएट हो गए, कितने लोगों ने ड्रॉप आउट किया, कितने लोगों ने एचएससी क्लियर की, एसएससी क्लियर की, सीबीएसई क्लियर की। वो एक रेशियो गवर्नमेंट की साइट पर हर साल निकलता है और वहाँ से पता चलता है कि हमारे देश में कितने लिटरेट लोग हैं और कितने इलिटरेट लोग हैं जो अभी भी पढ़ाई लिखाई या पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो उसकी एक अपनी वैल्यू थी एक सर्टेन पीरियड तक। अभी लिटरेसी क्या हो गई है? बेसिक नेसेसिटी, कि पढ़ना लिखना तो अब आना ही चाहिए। इंग्लिश इंसान को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बोलना आना चाहिए, सामने वाला पर्सन बोल रहा है तो एटलीस्ट उसको समझ में आने लगे। ये होती है फंडामेंटल लिटरेसी जो हम सबको आनी ही चाहिए। अभी मेन खासकर अपनी कम्युनिटी के अंदर मेनली क्या हो गया है कि जो चीज़ पे फोकस हमको 20-25 साल पहले करना था लिटरेसी के ऊपर, वो फोकस अब करना स्टार्ट किया। और जब हम लोग लिटरेसी पे फोकस कर रहे हैं, हमारे बच्चे लिटरेसी कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं एकेडमिक्स के अंदर। बट अभी क्या हो गया है कि लिटरेसी क्योंकि नेसेसिटी बन गई है, अब ज़माना इतना आगे बढ़ चुका है कि अब वैल्यू की जा रही है डिजिटल लिटरेसी की, कि सिर्फ लिटरेट होना सफिशिएंट नहीं है। अब पूरी दुनिया किस पर आ चुकी है? डिजिटल नेटवर्क के ऊपर, कि डिजिटलाइजेशन एक्सपैंड हो रहा है। डिजिटलाइजेशन खुद गवर्नमेंट पुश कर रही है। आज हर एक चीज़ देख लो आप, हमें पेमेंट करना है तो हम कहाँ कर रहे हैं? डिजिटल कर रहे हैं। हमें शॉपिंग करना है तो हम कहाँ कर रहे हैं? डिजिटल कर रहे हैं। खाना ऑर्डर करना है तो कहाँ से कर रहे हैं? डिजिटल कर रहे हैं। हमको कुछ भी टैक्सी बुक करानी है तो कहाँ से कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो, ऑनलाइन नेटवर्किंग करनी है तो, एडवर्टाइजमेंट करनी है, हर एक चीज़ धीरे धीरे क्या होती जा रही है? डिजिटल होती जा रही है। तो डिजिटल लिटरेसी को समझना अभी के वक्त में सबसे बेस्ट प्रायोरिटी है। मतलब अगर आप लिटरेसी में डिजिटली लिटरेसी अगर नहीं अचीव करोगे तो अभी भी हम ज़माने से बहुत पीछे हैं। और अभी भी अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि हमारे पास जब काउंसलिंग में स्टूडेंट्स आते हैं तो लिटरली वो 12th के टॉपर्स भी होते हैं, लाइक अपनी अपनी स्कूल में अपने अपनी क्लास में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होता है। बट जब बात डिजिटल लिटरेसी की आती है और फंडामेंटल लैपटॉप यूज़ करने की आती है तो वो कहते हैं कि सर अभी तक बंद चालू भी नहीं किया हमने लैपटॉप। ये सिचुएशन है कि अभी तक कंप्यूटर लैपटॉप उनकी स्कूल में उन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं किया। और अगर सिखाया भी है तो इतनी फंडामेंटल चीज़ें सिखाई है कि सिर्फ ड्रॉ करना, रेक्टेंगल बनाना, सर्कल बनाना, उससे ज़्यादा स्कूल में हमको सिखाया नहीं है। गलत बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये रियलिटी है। हम ये जो 2 दिन के अंदर कवर करने वाले हैं, आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा। आपको पता चलेगा कि डे टू डे लाइफ के अंदर, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग करोगे, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप कॉर्पोरेट कल्चर में जाओगे, या फिर आपकी ऑब्वियसली फैमिली एस्टैब्लिश्ड होगी, आपकी जो नई जनरेशन आएगी, उन सभी के लिए पहले आपको डिजिटल लिटरेसी सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिर आगे के ज़माने के जो बच्चे हैं ना, वो हमको क्या बोलेंगे? पापा आपको समझ नहीं पड़ती, मम्मी आपको नहीं पता, मुझे पता है, मैं जानती हूँ।
तो अगर हमको उन जनरेशन से मैच होना है, कनेक्ट होना है, तो हमको डिजिटल लिटरेसी पहले समझना जरूरी है, जिससे कि उनको सही वे में हम गाइड भी कर सके, उनको मॉनिटर भी कर सके, और उनको लगे कि हाँ मेरे मम्मी पापा को भी आता है, तो एक सर्टेन रिस्पेक्ट भी आपको वो देंगे। और मैंने तो बहुत लोगों से सुना है कि लाइक बेसिक चीज़ के लिए भी अगर हम लोगों को किसी से पूछना पड़ता है ना, तो एक एम्बेरसमेंट होती है, एक शर्म आती है कि यार इतने साल निकल गए, 25 साल की हो गई, 30 की हो गई, 35 की हो गई, 40 की हो गई, बट अभी तो कंप्यूटर का मेरे को असेंबली नहीं पता, कंप्यूटर में प्रोसेसर क्या काम करता है वो नहीं पता, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है वो नहीं पता, क्या उसके इनपुट से क्या आउटपुट से कुछ भी हमको क्लियर नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाई किया और उसके सॉल्यूशन के अंदर हम लेकर आए हैं 2 दिन का डिजिटल लिटरेसी बोट कैंप, जिसकी हम शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले समझेंगे कि भाई कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर तो सभी ने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, आप सबके सामने रखा भी है। मुझे जानना है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज अ कंप्यूटर। कि 2 तरह की नॉलेज होती है और 2 तरह का कॉन्फिडेंस होता है। एक कॉन्फिडेंस होता है कि सर मुझे आता है, और जब अगर हम बोल रहे हैं सर मुझे आता है, तो आपको सही से आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि सर नहीं आता, मुझे सीखना है। तीसरा जो बीच का रास्ता है ना, आता है, भूल गया, पता है, वो आपको लोचे में डाल देता है, वो आपको प्रॉब्लम में डाल देता है, वो आपको एम्बेरसमेंट कराता है, वो आपको 4 लोगों के बीच डिसरिस्पेक्ट करवाएगा, बेइज्जती हो जाएगी आपकी। तो 2 ही अप्रोच रखनी है लाइफ के अंदर, या तो हमें पता है, अगर पता है तो फिर कॉन्फिडेंस के साथ सही से बोलो, अगर नहीं पता है सर मुझे नहीं पता है, मुझे सीखना है, तो आपको सामने वाला पर्सन जो है वो रिस्पेक्ट देगा। लेकिन जो हम तुक्का मारने का ट्राई करते हैं ना, और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बहुत डेंजरस होती है, तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन में बिलीव नहीं रखना है। हमको पता बहुत कुछ है लाइफ के अंदर, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। पता होना कि भाई ठीक है अमेरिका करके एक देश है, ये हमको पता है, लेकिन अमेरिका को हम जब तक नहीं जानेंगे, जब तक हम विजिट नहीं करेंगे, वहाँ का कल्चर, वहाँ की सराउंडिंग, वहाँ का एटमोसफियर, वहाँ के लोग, वहाँ की बातचीत, वहाँ का कॉर्पोरेट, कब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम जाएंगे नहीं। तो अमेरिका के बारे में पता है बट जानते नहीं है। सिमिलरली अदर जो भी इंफॉर्मेशन है, हमको पता बहुत कुछ है, बट क्योंकि हम डिटेल में उसके ऊपर वर्क नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, तो हम लोग जानते नहीं है। तो जो भी पता है उसको करो साइड में, अगर जो कुछ भी पता है उसको प्रैक्टिकली जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, वो आपके काम में नहीं आएगा। आपने एक वर्ड यूज किया हुनर, बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करता है कि स्किल्स बेसिकली अगर अपनी भाषा में समझे तो वो एक हुनर है। और अगर उसकी डेफिनेशन में आपको बताऊं तो बेसिकली स्किल इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर थियोरेटिकल नॉलेज। कि जो आपकी थियोरेटिकल नॉलेज आप जानते हो, अगर उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना जानते हो तो वो आपकी स्किल है। थियोरी सिर्फ दिमाग में रखोगे बट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं पता है, तो आप स्किल्ड नहीं हो। आप सिर्फ कहते हैं ना प्रेशर कुकर है और हमने अपनी इन्फॉर्मेशन सिर्फ दिमाग में फीड की है, बट बाहर कैसे निकालना है वो आता नहीं है। तो स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर मोस्टली क्या हो रहा है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिमाग के अंदर फीड की जा रही है। कभी हमको ये नहीं बताया जाता कि इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे यूज करना है, कहाँ यूटिलाइज करना है, कहाँ पर काम में आएगी। तो जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक वो इन्फॉर्मेशन कुछ काम किया हमारे लिए नहीं। इसीलिए आज 2025 के अंदर हमने तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की है स्किल्स को लेकर कि आपकी ठीक है एकेडमिक्स पे फोकस करो, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो, अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेकर आओ, बट साइड में साइमल्टेनियसली आप स्किल्स पर भी फोकस करो। क्योंकि अभी के वक्त में कोई भी कंपनी हो, कोई भी क्लाइंट हो, कोई भी बिजनेस हो, वो स्किल्स को डिमांड करती है, वो डिग्री मांगती नहीं है। तो स्किल्स अगर आपके अंदर होगी, प्रैक्टिकली कुछ आपको करते आएगा, तो आपकी मार्केट के अंदर क्या होगी, वैल्यू होगी। तो कंप्यूटर इज an electronic device, electronic machine that process data following instruction to perform tasks like calculation, data storage and information management. It takes input, process it and provide output, enabling users to solve problems and complete activities. कि कंप्यूटर बेसिकली क्या है, अगर एक दो वर्ड के अंदर अगर डिस्क्राइब करो तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करता है, इंसानों का काम आसान करता है। कंप्यूटर जब 1980s के अंदर जब फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च होने वाला था, इंट्रोड्यूस होने वाला था राजीव गांधी के ज़माने में, तो काफ़ी ज़्यादा बैंकिंग के, रेलवे के, अकाउंटेंट्स, ये सारे जो लोग थे ना, ये पर्टिकुलर बैकग्राउंड से जो लोग आते थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि कंप्यूटर आ जाएगा तो हमारी जॉब, कि हम लोग जो मैन्युअली बुक्स के अंदर और अपने लेजर के अंदर जो भी लिखते थे, कंप्यूटर के आने से हमारा तो फिर काम ही नहीं रहेगा, सब काम इजीली कंप्यूटर कर देगा, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, फॉर्मूला की हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा 1987 में तो नेशन वाइड, मतलब पूरे देश के अंदर स्ट्राइक करी, लोग सड़कों पे आ गए कि भाई कंप्यूटर को इंडिया में मत आने दो। लेकिन टेक्नोलॉजी को कोई रोक सकता है?
आप कितना भी विरोध कर लो, कुछ भी कर लो, जो टेक्नोलॉजी आनी है वो आकर ही रहेगी। सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि वो टेक्नोलॉजी को सीख लो। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो लोगों के बीच डर का माहौल है कि एआई के आने से हमारी जॉब चली जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, जो चीज़ 10 दिन के अंदर हो रही है वो 1 दिन में हो जा रही है, जो 1 दिन में होती है वो 1 घंटे में हो जा रही है, और जो 1 घंटे में हो रही है वो 1 मिनट में हो जा रही है। आईएमए में हमारा डिजिटल मार्केटिंग का पावर पैक यहाँ पर कोर्स चलता है। तो मेरे एक स्टूडेंट हैं, वो कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, तो उसमें उनको कोडिंग के थ्रू वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो सिखाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि फैसल सर, जो 15-20 दिन के अंदर जो मैंने कोडिंग वहाँ से सीखी है ना, उसके बाद जो वेबसाइट बनी है, आपने यहाँ पर 1 घंटे के अंदर एआई के थ्रू वेबसाइट जो बनती है वो इतनी अच्छी बनी है जो मेरे 20 दिन की मेहनत में नहीं बनी है, वो यहाँ पर 1 दिन में उन्होंने बना ली, और 1 घंटे के सेशन के अंदर। तो देयर इज अ मेन डिफरेंस कि अब हमको हार्डवर्क की तरफ नहीं फोकस करना है, अब किस पे फोकस करना है? कंप्यूटर लॉन्च हुआ, लेकिन क्या आज बैंक के अंदर लोग जॉब नहीं कर रहे, रेलवे के अंदर जॉब नहीं कर रहे, अकाउंटेंट्स आज लैपटॉप कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे? सभी कर रहे। तो क्या उनकी जॉब चले गई? बल्कि जॉब और ज्यादा बढ़ गई, लोगों के काम आसान हो गए, एफिशिएंसी जो थी वो बढ़ गई। तो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है वो हमारे फायदे के लिए आती है, लेकिन हमको उसका फायदा नहीं पता, क्योंकि हम सही वक्त पर सही चीज नहीं सीखते, तो हमको वो चीज क्या करती है? डिसएडवांटेज देती है और मार्केट से हमको अलग कर देती है। नोकिया आज मार्केट में क्या हो गया है? सेट हो गया है, बट एक टाइम पे इंडिया में नोकिया की क्या थी वैल्यू? हर एक घर के अंदर, यस हर एक घर के अंदर थी। लेकिन क्यों आज वो आउटडेटेड हो गया, क्यों आज बंद हो गया? कोई बताएगा? एक्सेलेंट, उसने अपने आप को वक्त के हिसाब से इनोवेट नहीं किया। तो ये चीज सिर्फ कंपनी, ब्रांड या प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, इंसानों के ऊपर भी अप्लाई होती है कि वक्त के हिसाब से अपने आप को इनोवेट करते रहना बहुत जरूरी है। आप बोलो नहीं, मैं तो 25 साल से तजुर्बा रखता हूँ, जो 25 साल पहले सीखा था वही मेरे को अभी भी काम में। नहीं, चीजें आउटडेटेड हो रही है, अब चीजें रिलेवेंट नहीं है। 2 साल पहले मैंने जो सीखा है हो सकता है कि वो अब आउटडेटेड हो गया है, अभी क्या चल रहा है मेरे को वो चीज सीखनी पड़ेगी। तो ये सारी, हम तो यहाँ आईएमए पे तो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि बहुत सारी एडवांस चीजें सिखाएं, बट जब हमें पता चला है कि बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर ही अगर नहीं आएगा तो एडवांस चीजें कहाँ से दिमाग में बैठेगी, तो सोचा चलो पहले बुट कैंप को लॉन्च करते हैं। ये जो नैनो टेक्नोलॉजी की जो डिवाइसेज है इसके ऊपर ही क्या हो रहा है, पूरी की पूरी एक अलग ही दुनिया बन रही है। आपने राइटली कहा कि पूरी की पूरी एक अलग दुनिया है, और ये दुनिया को सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर के अंदर मेनली क्या टास्क हो रहे हैं? कैलकुलेशन के हो रहे हैं, डेटा स्टोरेज के हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना, ठीक है। अच्छा, ये जो मशीन लर्निंग होती है ना, वो बेसिकली इनपुट और आउटपुट पे काम करती है, कि जो हम सर्टेन इनपुट अंदर इंस्ट्रक्ट करते हैं, उस इनपुट के अकॉर्डिंग वो हमको क्या देता है? आउटपुट देता है, ठीक है। अगर हमारा इनपुट गलत होगा तो आउटपुट क्या होगा? गलत होगा। तो पहले तो हमको ये समझना है कि कंप्यूटर की जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो काम कैसे करती है, और उसके जो भी इंटरनल कंपोनेंट्स है उसको पहले समझना है। लिटरेसी बेसिकली कहा ये जाता है कि आपके पहली फाउंडेशन, जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, वो क्लियर हो, क्योंकि अगर फंडामेंटल्स हिले हुए होंगे तो आप एडवांस चीज़ें कर नहीं सकते। तो हम लोग ये भी समझेंगे कि कंप्यूटर के अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं, उनका मीनिंग क्या है, और किस तरीके से वो इंटरफेस होकर के एक अच्छे कंप्यूटर की तरह आगे प्रोसीड करते हैं। नंबर 1 कंप्यूटर, आपने जो कहा कि वो मॉनिटर चेंज हो रहे हैं, बट है तो वो क्या? कंप्यूटर ही। दूसरा लैपटॉप, वो भी किसका पार्ट है? कंप्यूटर का ही पार्ट है। ये जो आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है वो भी बेसिकली मिनी कंप्यूटर का पार्ट है। किसका पार्ट है? मिनी कंप्यूटर। वो भी कंप्यूटर, लेकिन क्या है? छोटा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिनी कंप्यूटर। और एक चौथा भी है, कोई गेस करेगा क्या हो सकता है? लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट्स। जो टैबलेट्स है वो भी किसका पार्ट है? कंप्यूटर का ही पार्ट है। तो इन चारों में से आपने अगर चारों चीज को समझना है तो एक ही चीज सीखनी है, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर अगर कर लिया तो आपको लैपटॉप भी आ जाएगा, आपको टैबलेट भी आ जाएगा, और मोबाइल फोन तो आप अच्छे से यूज कर ही रहे हो। तो मेनली ये 2 लाइन पहले लिख लीजिए, व्हाट इज अ कंप्यूटर, और उसकी टाइप्स लिख लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। कंप्यूटर की अगर बात हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, पढ़ो क्या है टाइटल? इंटरनल कंपोनेंट्स। प्रोसेसिंग का वर्ड आया तो प्रोसेसिंग से कुछ याद आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, सीपीयू, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? प्रोसेसर।
क्या कहते हैं? प्रोसेसर। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लिख लो पहले ये, सीपीयू का फुल फॉर्म ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर। प्रोसेसर और सीपीयू दोनों क्या है? सेम ही है, अलग अलग नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रोसेसर यूज करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्रोसेसर का काम क्या है। प्रोसेसर को बेसिकली क्या माना जा रहा है? कंप्यूटर का ब्रेन। ब्रेन क्यों माना जा रहा है? बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करता है। या फिर चलो एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपसे चलिए क्वेश्चन करता हूँ, क्वेरी करता हूँ। 10 + 10 कितना हुआ? 20। 20 + 40 60 + 120 180। 180 + 473। सोचने लगा आपका दिमाग? ठीक है, दिमाग में बेसिकली क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है कि जो मैंने क्वेरी की वो सोचने के लिए जो इजी था वो तो आपने इजीली कर लिया, लेकिन जहां कॉम्प्लेक्स क्वेरी आई प्रोसेसिंग क्या हो गया आपका? स्लो हो गया। तो कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी टास्क देते हैं, वो टास्क को प्रोसेस करने का काम कौन करता है? प्रोसेसर। कौन करता है? सीपीयू या फिर प्रोसेसर करता है। अच्छा, प्रोसेसर को बेसिकली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है कि जो प्रोसेसर है, जैसे हमारा 2 ब्रेन होता है, एक सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, कॉन्शियस ब्रेन होता है ना। कॉन्शियस ब्रेन एक अलग चीज के लिए काम करता है, सबकॉन्शियस अलग चीजों के लिए काम करता है, और पीछे एक हमारा छोटा मगज भी हम कहते हैं, उसका एक अलग ही काम है। सिमिलरली सीपीयू को भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहला पार्ट है ALU। लिखिए ALU। 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर के 3 मेन टाइप्स। पहला है ALU, जिसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल। हाँ, ALU L अरिथमेटिक ARITHMATIC अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। ALU का बेसिकली काम क्या है? ये जो कैलकुलेशन हमने किया है ना, जहां भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, वो पर्टिकुलर प्रोसेसर का ALU का जो पार्ट है, इस टास्क को वही परफॉर्म करता है कि जो भी मैथमेटिकल चीज़ है, कैलकुलेशन वाली चीज़ है, कोई साइंटिफिक चीज़ है, कोई कॉम्प्लेक्स रिलेटेड चीज़ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, तो वो सीधा पार्ट कौन मैनेज करेगा? प्रोसेसर का ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। दूसरा है CU कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का बेसिकली काम क्या है कि फॉर एग्जांपल मुझे ये फैन को बंद करना है, ठीक है, ऑफ करना है, तो मैं जो स्विच को प्रेस करूंगा, तो अगर मैं ये पंखा बंद करना चाह रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसकी जो स्विच होगी उसी को ही प्रेस करूंगा। उसको अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन बंद वो वाला पंखा हो रहा है, मतलब कि कंट्रोल का बेसिकली जो काम है वो सही से नहीं हो रहा। तो जो कुछ भी हम लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्लिक्स करते हैं, इंटरेक्टिव एक्टिविटी करते हैं, सही एक्टिविटी का आउटपुट हमको सही से मिल सके, वो वाला काम करता है बेसिकली CU, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। तीसरा पार्ट है MU मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी से हमको क्या पता चल रहा है? एग्जैक्टली कि मेमोरी वो पर्टिकुलर पार्ट है जो स्टोर करती है, जो समझती है, जो प्रोसेस करके रखती है। वो टेम्पररी बेसिस पे हो सकता है, वो परमानेंट बेसिस पे भी हो सकता है, लेकिन जो हम इंस्ट्रक्शन, जो कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने ब्राउजिंग ओपन की और ब्राउजिंग के अंदर हम लोग सर्टेन एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो पता है वो ब्राउजिंग की हिस्ट्री सेव हो जाती है, तो वो सेव करने का काम भी कौन कर रहा है? मेमोरी कर रही है। तो जो कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कुछ भी हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं, अभी जैसे हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं फॉर एग्जांपल, अब गेम के अंदर सर्टेन लेवल्स होते हैं कि भाई 10 लेवल, 15 लेवल्स, तो 15 लेवल तक मैं गया, गेम को क्लोज किया, अगले दिन वापस ओपन किया, तो वो क्या लेवल 1 से स्टार्ट होती है? कहाँ से स्टार्ट होती है? तो वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है कि बेसिकली यहाँ तक काम पूरा हो चुका है, अब नेक्स्ट टाइम जब वो ओपन करे तो यहाँ से स्टार्ट हो, ना कि 0 से। तो ये काम कौन मैनेज करता है? प्रोसेसर का मेमोरी यूनिट होता है। अच्छा, ये इस तरीके का सीपीयू होता है। एक छोटी सी चिप है, बेसिकली इसको माना जाता है कि 7 mm की होती है। कितनी? 7 mm। और उंगली में अगर आपको बताऊं तो 1.5 इंच की, कि आपकी आधी उंगली के बराबर उसकी साइज है, इतनी सी। और काम कैसा है इसका? सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर सीपीयू अगर खराब हो जाए, मतलब दिमाग अगर खराब हो जाएगा, तो इंसान क्या करेगा? पागल। तो ऐसे कंप्यूटर भी क्या हो जाएगा?
पागल हो जाएगा। तो सीपीयू के भाई अच्छा छोटा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। सीपीयू इज इक्वल टू नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट है। आने वाले वक्त के अंदर जो कुछ भी टेक्नोलॉजी आएगी वो बहुत बड़ी बड़ी नहीं होगी, वो बहुत ही छोटी होगी, लेकिन उसका काम क्या होगा, बहुत ही बड़ा। अच्छा, अब मैंने जैसे बताया कि हमारा दिमाग होता है, दिमाग के अंदर कॉन्शियस ब्रेन होता है, सब कॉन्शियस ब्रेन होता है। कॉन्शियस ब्रेन क्या करता है कि जो कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं ना, वो पूरे फोकस और कंसंट्रेशन मांगता है कि आप सोच समझ के करते हो। कि फॉर एग्जांपल आप कार ड्राइविंग सीख रहे हो, नए नए कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो ABC होता है ना कि ब्रेकिंग, एक्सीलरेटर और जो आपका रहता है क्लच, तो वो आपको क्या करना होता है, बहुत ही कॉन्शियस होके ध्यान से प्रेस करना होता है कि अब ब्रेक दबाना है, अब क्लच प्रेस करना है, अब एक्सीलरेटर देना है, वो हमारी कॉन्शियस। लेकिन वही कार को अगर आप 5 साल, 8 साल, 10 साल अगर चलाओगे, फिर क्या आपको इतना कॉन्शियस होकर चलाना पड़ता है, ऑटोमेटिक पाँव चलते, तो वो स्टोर कहाँ हो जाता है, हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन के अंदर। तो कॉन्शियस का काम बेसिकली क्या होता है कि जब नई नई चीज सीख रहे हैं तो एकदम ध्यान से, लेकिन वही चीज को रिपीटेटिवली अगर करते रहेंगे तो वो हमारे कौन से ब्रेन में चले जाएगा, सब कॉन्शियस। मॉर्निंग में हम ब्रश करते हैं तो क्या सोच के करते हैं कि पीछे का दांत ना रह जाए, यहाँ का ना रह जाए, हमारा हाथ ऑटोमेटिक चल रहा है और दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो वो क्यों, क्योंकि हम लोग इतनी बार ब्रश कर चुके हैं कि वो अब सब कॉन्शियस का पार्ट हो गया है। ऐसे ही अब अगर मल्टीपल अगर ऑप्शन नहीं रखेंगे, लाइक ब्रेन के अगर डिफरेंट एक्टिविटीज नहीं रखेंगे और एक ही ब्रेन के अगर अंदर इतनी सारी हम एक्टिविटीज करेंगे, तो हमारा दिमाग क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और इसीलिए हमारा फिर क्या होने लगता है, सर दर्द होने लगता है। तो वो चीज़ बेसिकली कंप्यूटर में भी अप्लाई होती है कि हमने ये तो समझ लिया कि 3 पार्ट होते हैं, बट 3 पार्ट के अंदर भी इसी छोटे से 7 mm के CPU के अंदर, मतलब प्रोसेसर के अंदर मल्टीपल कोर्स उन्होंने बनाए कि 3 पार्ट के अंदर तो डिवाइड हम कर ही रहे, बट इंसान जो है वो बहुत मल्टीटास्क करता है। वो एक सॉफ्टवेयर से बाज नहीं आएगा, वो 2 नहीं, वो 4 नहीं, वो 5 सॉफ्टवेयर खोलेगा, 6 सॉफ्टवेयर खोलेगा, 7 सॉफ्टवेयर खोलेगा, और जितने सॉफ्टवेयर खोलेगा पथारी किसकी फिरेगी, कंप्यूटर की। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया, मल्टीपल कोर्स बनाए कि एक CPU के अंदर भी वायरिंग इतनी माइक्रो मैनेजमेंट, 7 mm मतलब कितना छोटा हो गया, अब उसके अंदर भी मल्टीपल कोर्स बना दिए कि जितना मल्टीटास्क करेगा, ज़्यादा अगर कोर होंगे तो ज़्यादा मल्टीटास्क कैसे हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो 3 कोर बेसिकली माने जाते हैं। पहला कोर है डुअल कोर, जो प्रोसेसर के अंदर आता है, लिखो डुअल कोर। डुअल कोर के अंदर 2 कोर होती है, डुअल DUAL, डुअल कोर, CORE कोर। इसके अंदर कोर कितने होते हैं, 2 कोर। तो ये फॉर एग्जांपल एक अगर CPU है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो इसके अंदर 2 कोर होंगे, ठीक है, कि मल्टीटास्क आप 2 कोर के अकॉर्डिंग कर पाओगे। फिर दूसरा होता है क्वाड कोर, QUAD CORE, क्वाड कोर। इसमें कोर होते हैं 4। आप नहीं लिख रहे हो, अच्छा कोई नहीं। क्वाड कोर, इसमें कितने कोर होते हैं, 4। और अभी लेटेस्ट में मोस्ट एडवांस चल रहा है वो है ऑक्टा कोर, जिसमें कितने कोर होते हैं, ऑक्टा कोर, OCTA, ऑक्टा। ऑक्टा कोर के अंदर होते हैं 8 कोर, और उसकी साइज, अच्छा 8 ऑक्टा को 8 अगर कोर होंगे तो उसकी साइज बढ़नी चाहिए ना, लेकिन नहीं बढ़ती है। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, ये सारी चिप्स की साइज क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। अच्छा, ऑक्टा कोर एडवांस होगा या डुअल कोर एडवांस होगा, ऑक्टा कोर वाले हाथ ऊपर करो, ठीक है, डुअल कोर वाले हाथ ऊपर करो। हाँ, क्यों डुअल कोर एडवांस होगा, क्योंकि कोई कोर उसी के अंदर नहीं, डुअल कोर में बेसिकली क्या बताया कि 2 ही कोर होते हैं। अब 2 कोर होंगे तो मल्टीटास्किंग में ऑब्वियसली दिक्कत करेगा कि 2 कोर कितने ही काम को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बट वही कोर अगर 4 या 8 होंगे तो चीजें क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। एक्सेलेंट, चीजें डिवाइड हो जाएगी। तो अब हम कभी भी अगर लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, PC खरीदने जा रहे हैं, या किसी का भी लैपटॉप या PC घर के अंदर है, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उसका जो CPU है, हमारी क्वेरी ये होनी चाहिए कि भाई उसके कोर कितने हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या होना चाहिए, कोर कितने। क्योंकि अगर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं होगी प्रोसेसर की, तो जो सेल्स पर्सन होगा वो हमेशा प्रायोरिटी में यही चाहेगा कि जो डोल कोर वाले जो पड़े ना वो इनको चिपकाओ,
क्योंकि इनको नॉलेज नहीं है, अंदर खोल के कौन देखने बैठा है। तो डोल क्वेरी करते एक्सेलेंट, अगर हम क्वेरी करते हैं कि कितने कोर है तो बोलेगा अरे इसमें डोल कोर है, क्वाड कोर का है, वो आगे वाला, तो आगे चले जाओ। क्योंकि सर्टेन कुछ थाउजेंड्स का डिफरेंस होता है, 2000 3000, लेकिन 2-3 हज़ार के अंदर आपका परमानेंट जो यूज आएगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जल्दी हीट होने लगेगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी बैटरी खराब हो जाएगी, मल्टीटास्क नहीं कर पाओगे, हैंग होने लगेगा। तो ये सारी दिक्कत कहाँ पर आती है, जब आपका प्रोसेसर का कोर क्या होता है, कम होता है। तो ऑक्टा कोर सबसे एडवांस, इसके बाद भी काफी सारे कोर आते हैं, बट अभी कॉमनली सबसे एडवांस जो माना जाता है वो ऑक्टा कोर ही माना जाता है, जिसमें 8 कोर होते हैं। अब 8 कोर होंगे तो ऑब्वियसली मल्टीटास्क आप करोगे, 8-8 घंटे भी अगर लैपटॉप चलाओगे तो भी दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन वो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्टा कोर क्या होता है, क्वाड कोर क्या होता है, डॉल कोर क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, तभी हम क्वेश्चन कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो काउंटर करेगा, कुछ भी बोलेगा, हमको नॉलेज नहीं होगी तो हमको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये बंदा टेक्निकल है, इसको हमसे ज्यादा पता है। कुछ नहीं पता उसको बस इतना बताया गया है कि बेवकूफों को ये चोटाओ, होशियारों को ये चोटाओ, क्योंकि उनका सेल्स होना चाहिए। क्लियरिटी हो गई, प्रोसेसर क्लियर, डन। तो यहाँ पर दिया हुआ है मॉडर्न सीपीयूज हैव मल्टीपल कोर्स, मोर कोर्स इज इक्वल टू बेटर मल्टीटास्किंग, कि जितने ज्यादा कोर होंगे मल्टीटास्किंग क्या होगी, आसानी से होगी। अच्छा 90% 95% जितने भी लैपटॉप्स होते हैं ना, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, उनके अंदर जो प्रोसेसर यूज होता है वो ब्रांड का नाम है इंटेल। आप अपने लैपटॉप ओपन करो 1 मिनट के लिए, सबके राइट साइड में लेफ्ट साइड में बताओ इंटेल होगा। तो मोस्टली अच्छा यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये जो ब्रांड है सबसे पॉपुलर ब्रांड है और इंटेल ही आपको प्रायोरिटी पर लेना है। मतलब सबसे पहले जैसे स्क्रीन खुले ना, आपका नजर कहाँ जाना चाहिए, प्रोसेसर के ऊपर, कि कौन सा प्रोसेसर है, इंटेल है, डन। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। उसके अंदर हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि इंटेल के अंदर भी मल्टीपल वेरिएशन है। कैसे वेरिएशन, कि फॉर एग्जांपल आईफोन है, ठीक है, अब आईफोन के अंदर आईफोन 14, आईफोन 15, 16, 17, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता, बट जो प्रॉब्लम आईफोन 16 में देखी जाती है वो छोटी मोटी प्रॉब्लम को रिजोल्व करके नया वेरिएशन क्या कर देते हैं, मार्केट के अंदर लॉन्च कर देते हैं। तो सेम चीज़ ये इंटेल करता है कि प्रोसेसर में कुछ छोटी मोटी खामियां होती हैं, प्रॉब्लम होती है, उसे वो सॉल्व करता है, उसकी जनरेशन को अपग्रेड करता है, जहां उसकी जनरेशन 13 प्लस हो जाती है वो नया क्या कर देता है, लॉन्च कर देता है। तो अभी आपके अंदर i3 होगा, किसी के अंदर i5 होगा, किसी के अंदर i7 होगा, तो वो उसके अपग्रेडेड मॉडल है कि कौन सा वर्जन है, मोबाइल की तरह, कि मोबाइल के अंदर भी प्रोसेसर आता है, उसके अंदर भी वेरिएशन होते हैं। तो i3 जो होता है ना वो बेसिक माना जाता है। मतलब अगर आपके कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर आपको यूज नहीं करने हैं, या फिर आपको डिजाइनिंग नहीं करनी है, वीडियो एडिटिंग नहीं करनी है, कोई एक्सटर्नल जैसे बड़े अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्टॉल नहीं, तो इंटेल 3 सफिशिएंट। आपका सिर्फ ब्राउजिंग का काम है, व्हाट्सएप का काम है, कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह चला लिया, स्प्रेडशीट खोल ली, अगर बेसिक यूज है तो i3 आपके लिए मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कि भाई मुझे 2-3 कंपनी के सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने हैं, मेरा जो ब्राउजिंग है वो बहुत ज़्यादा है, मल्टीटास्किंग होता है, 10-10 घंटे मेरा काम रहता है, तो हो सकता है कि i3 क्या हो जाएगा, स्लो हो जाए। तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, i5 की। इसके ओड नंबर में होते हैं, इसके जो वेरिएशन है ना वो i3 i4 नहीं होते, i3 या तो i5 i7 i9 i11 ऐसी सीरीज के अंदर होगा। तो पहले हमको क्या देखना है, प्रोसेसर कौन सा है, तो कैसे पता चलेगा, इंटेल है, आगे स्टिकर मारा हुआ होगा। उसके बाद एक दूसरी ब्रांड है AMD, किसी के लैपटॉप में होगा AMD। AMD मतलब समझो कि इसका मार्केट शेयर इंटेल के बाद आता है, वो भी एक अच्छा प्रोसेसर है, बट इंटेल के कंपैरिजन में क्या है, कम है। और जो अपना एप्पल है ऑब्वियसली उसका तो मैक ओएस, उसका अपना खुद का क्या है, प्रोसेसर डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा पहला हमको ये पता चल गया प्रोसेसर कौन सा है, फिर हम देखेंगे उसका वेरिएशन कि i3 है, i5 है, i7, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कितने कोर है, कितने कोर। तो प्रोसेसर के अंदर ही कितनी सारी चीज़ें जो हमको अभी तक पता नहीं, लेकिन अब हमको पता चल गया है। अब हम लोग एजुकेट हो चुके हैं कि प्रोसेसर का एक तो काम क्या है और प्रोसेसर को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। अब ये वाला आपने नाम सुना होगा, स्नैपड्रैगन, ये किस में यूज होता है, मोबाइल फोन के अंदर। किस में यूज होता है, मोबाइल फोन के अंदर। तो स्नैपड्रैगन मोबाइल फोन के अंदर बहुत ही अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। ये ज़्यादातर रियलमी, वीवो, वन प्लस, ये सारे फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन पाया जाता है। और अभी जो नई नई ब्रांड्स आ रही है ना, वो ट्राई कर रही है कि अपने प्रोसेसर को स्नैपड्रैगन के साथ क्या करे, कोलैब करे। तो अगर आप 15,000, 18,000, 20,000 को कोई फ़ोन लेने जा रहे हो
तो आपको देख लेना है कि उसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। अगर स्नैपड्रैगन का है तो वो अच्छा फ़ोन है, वो अच्छा फ़ोन है। क्या है? अच्छा फ़ोन। अगर स्नैपड्रैगन नहीं है तो 2-3 हज़ार भले ही ज़्यादा महंगा फ़ोन लेना पड़े, लेकिन कौन सा प्रोसेसर लो? स्नैपड्रैगन का। क्लियरिटी हो गई? क्योंकि प्रोसेसर के ऊपर ही तो पूरा फ़ोन चल रहा है, पूरा लैपटॉप चल रहा है। फिर आप कहते हो 6 महीने में मेरा सर फ़ोन गर्म हो जाता है, हैंग मारने लगता है और बाहर फेंक देता है ऐप के, वो इसीलिए ही क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है वो सही नहीं है। ओके, अब कंप्यूटर जो है ना बेसिकली वो 4 टास्क को परफॉर्म करता है, मेनली उसके 4 फंक्शंस है। लिखो, कंप्यूटर हैज 4 मेन फंक्शंस। कंप्यूटर परफॉर्म्स 4 बेसिक फंक्शंस। मेन फंक्शन कितने हैं इसके? 4 फंक्शन है। पहला फंक्शन ये बेसिकली काम करता है बेस्ड अपॉन इनपुट डिवाइसेस, कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस होते हैं। वो कौन से डिवाइस होते हैं? वो यहाँ पर दिए हुए। हमारा जो कंप्यूटर या लैपटॉप का कीबोर्ड है वो कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। हम जो माउस यूज कर रहे हैं वो कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। जो माइक्रोफोन हम यूज करते हैं वो क्या है? इनपुट है। क्यों इसको इनपुट कह रहे हैं? अपने डिटेल्स कि हम बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन है वो उसको बता रहे कंप्यूटर को, किसको यूज करके? ये इनपुट डिवाइसेस को यूज करके, कि बाहर की इंफॉर्मेशन को अंदर इनपुट देना वो कौन काम करता है? इनपुट डिवाइसेस। तो उसके कौन से कीबोर्ड है, माउस है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, माइक्रोफोन है, वेबकैम है, स्कैनर है। 3-4 एग्जांपल लिख लो इनपुट डिवाइस के। इनपुट अगर दिया है तो ऑब्वियसली इसके बाद क्या आएगा? आउटपुट। आउटपुट के कोई मुझे बताएगा 3-4 नाम? आउटपुट डिवाइस क्या हो सकते हैं? प्रिंटर्स कौन बोला? प्रिंटर, एक्सेलेंट। स्पीकर्स स्पीकर्स, एक्सेलेंट। और कौन सा है आउटपुट डिवाइस? मॉनिटर, यस। इनपुट के अंदर हमको समझ में आ गया कि जो बाहर की इंस्ट्रक्शन अंदर ले जाता है, इनपुट करता है, तो वो हमारे इनपुट डिवाइसेस है। अब जो इनपुट दिया, अब उसके अकॉर्डिंग जो हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आउटपुट के डिवाइस। कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर गए, कोई म्यूजिक हमको प्ले करना है, तो अब आवाज़ सुनने के लिए कौन यूज में आएगा? स्पीकर्स। तो अंदर वीडियो प्ले हो गया बट आवाज़ बाहर नहीं आ रही, मतलब आउटपुट डिवाइस में लोचा है। कंप्यूटर में इश्यू नहीं है, किस में इश्यू है? स्पीकर में इश्यू है, आउटपुट डिवाइस के अंदर है। तो 3 तो हमने देख लिए, कोई एक और? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर्स, हेडफोन, ये सारे क्या है हमारे? आउटपुट डिवाइस है। अब मोस्टली ये इनपुट और आउटपुट दोनों हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो पता है ना? कौन बताएगा डिफरेंस दोनों में? हाथ ऊपर करो जिसको पता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस? सॉफ्टवेयर जो होता है वो अपने किसी भी चीज़ का मतलब एक प्रोग्राम तैयार करते हैं, इसका सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो जो कंप्यूटर में डालते हैं उसके मुताबिक जो काम करता है वो सॉफ्टवेयर होता अच्छा, यस। है। हार्डवेयर मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी समझ में हाँ, आती है हाँ। कि जो कंप्यूटर के अंदर मशीनरी के अंदर जो पार्ट्स जो होते हैं ना, जी, उसके बिलोंग्स कुछ ओके, ग्रेट। चलिए, कोई और अगर बोलना चाहे? जिसको टच कर सकते हैं, हार्डवेयर जिसको टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर? जो अंदर होता है सब। अब ये पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है, ये मैंने टच कर लिया, तो ये क्या है फिर? किसको मैंने टच किया है, हार्डवेयर को कि सॉफ्टवेयर को? तो हार्डवेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। कि जितने भी मशीन, जैसे अब स्पीकर की बात हो रही है, मॉनिटर की बात हो रही है, कीबोर्ड की बात हो रही है, माउस की बात हो रही है, स्पीकर्स की बात हो रही है, हेडफोन की, ये सब हार्ड है, इसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है क्या उनको हम टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इनबिल्ट होता है।
तो कंप्यूटर के अंदर, स्क्रीन के अंदर जो कुछ भी है वो सब सॉफ्टवेयर है, और स्क्रीन के बाहर जो कुछ भी है वो सब क्या है, हार्डवेयर। अब दो हमने फंक्शन समझ लिए, पहला इनपुट डिवाइसेस, दूसरा आउटपुट डिवाइसेस, तीसरा है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस एंड मेमोरी यूनिट्स। अब बात अगर स्टोरेज की हो रही है, मेमोरी की हो रही है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए हमारे? बोलो, जोर से बोलो। हाँ, क्या क्या आना चाहिए हमारे दिमाग में स्टोरेज की अगर बात हो रही है तो, या मेमोरी की? हम सभी ने वो वर्ड सुना ही है, पता भी है। स्टोरेज कहाँ होता है? हाँ, प्रिंट, ब्रेन में, सीपीयू में स्टोरेज होता है, हार्ड डिस्क। प्रोसेसर का काम हमने समझा कि प्रोसेस करना है, स्टोर करना नहीं है। वो सिर्फ प्रोसेस कर देता है, अगर उसको स्टोर करना है तो उसके लिए अदर कंपोनेंट यूज में आएंगे, वही हमको समझना है। जी, आप कुछ बोल रहे थे? स्टोर करने के लिए आपने चिप के बारे में बता रहे हैं, यस, बट मुझे जानना है उसका नाम क्या है। कॉमन है, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी होता है, लैपटॉप में भी होता है। किसने बोला? यस। पहली चीज़, अगर प्राइमरी मेमोरी के अंदर अगर हम देखेंगे तो वो स्टोरेज में आता है रैम। देखो, स्टोरेज दो तरह से होती है, एक होती है प्राइमरी जो इनबिल्ट आती है, और एक होती है सेकेंडरी जो हम सेपरेटली क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज अगर स्टोर करना है तो हम लोग समझेंगे। लेकिन प्राइमरी जो है, जो इनबिल्ट ही आती है, उसमें पहला क्या है? रैम। फुल फॉर्म क्या है रैम का? रैंडम एक्सेस मेमोरी। लिख लो पहले ही। अब रैम को बेसिकली ऐसे समझना है कि किसी ने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया कि भाई मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख लो, अब बाद में कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। तो मेरे पास कुछ था नहीं कॉन्टैक्ट नंबर नोट करने के लिए, तो मैंने पेन लेकर अपने हाथ में उनका नंबर लिख लिया। जी, ठीक है। अब हाथ में नंबर कब तक रहेगा? जब तक। तो वो बेसिकली क्या है? टेम्पररी है। क्या है? टेम्पररी है, कि जब तक मैं हाथ वॉश नहीं करूँगा तब तक रहेगा। बट यही अगर मेरे पास डायरी हो और उसमें अगर मैं नोट कर लूँ तो पेपर के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। तो रैम का काम है बेसिकली कि जो कुछ भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो उसको टेम्पररी स्टोर करना, कि जब तक आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल ओपन है तब तक वो सेव रखेगा। जैसे ही आप अपने लैपटॉप को बंद कर दोगे, शट डाउन कर दोगे, रैम पूरा क्लियर हो जाएगा, उसमें कुछ भी स्टोर होगा नहीं। अगर स्टोर करना है तो उसको फिर परमानेंट जो इंटरनल स्टोरेज होती है उसमें जाके हमको सेव करना पड़ेगा, वरना रैम कुछ भी याद रखता नहीं है। अब मोबाइल के अंदर भी होता है, हम लोग मल्टीपल एप्स ओपन कर लेते हैं तो फिर पता है वो 3 डॉट्स पे क्लिक करके एक साथ धड़ सब क्लियर करते, तो बेसिकली रैम है कि जैसे सारे सॉफ्टवेयर हमने क्लियर कर दिए, फिर नए सर से हमको इंस्टा ओपन करेंगे तो होम पेज पे आ जाएगा। बट अगर डीएम में छोड़ा था और अगर उसको क्लियर नहीं किया और बैक जाके वापस इंस्टा किया तो डीएम ही ओपन हो रहा है। तो वो काम कौन करता है? हमारा रैम करता है। इसीलिए उसको माना गया है कि टेम्पररी है, लेकिन क्या है? फास्ट, कि क्विकली ओपन कर देता है। तो रैम का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। क्या आप अगर मल्टीटास्क को टेम्पररी ही बेसिस पर अगर स्टोर रखना चाहते हो कि मैं एक साथ अगर 20 एफ भी यूज कर रहा हूं तो प्रोसेसर को सपोर्ट कर सके, तो वो कोई चीज है, तो वो क्या है? रैम। तो मोबाइल फोन के अंदर कितनी आती है रैम? मिनिमम कितनी आती है? मिनिमम 8 GB। कितनी? मोबाइल के अंदर 8 GB आती है, और कंप्यूटर के अंदर भी मिनिमम कितनी आती है? मिनिमम पूछ रहा हूँ मैं। मिनिमम 8। कंप्यूटर के अंदर भी मिनिमम कितनी आती है? 8 GB आती है। मोबाइल के अंदर भी 8 GB आती है और कंप्यूटर के अंदर भी 8 GB आती है। अब रैम का काम बेसिकली हमको ये समझ में आ गया कि वो टेम्पररी क्या करता है? चीज़ों को स्टोर रखता है। परमानेंटली करना होगा तो हमको क्या करना होगा? परमानेंट स्टोरेज में जाके सेव करना पड़ेगा। ठीक है।
लेकिन क्योंकि ये टेम्पररी है, तो अगर मल्टीपल आप एक्टिविटीज कर रहे हो और अगर आपका स्टोरेज की साइज अगर कम होगी तो चीज़ें क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, प्रोसेसर थक जाएगा कि भाई एक तो तुम इतना स्टोरेज लेके नहीं बैठे और तुम मुझे बोल रहे हो कि इतनी सारी चीज़ें परफॉर्म करो, याद रखो, तो वो मुझसे होगा नहीं। इसीलिए कि जो फंडामेंटल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मैंने बताया कि आपका अगर कोई हार्डकोर कोई काम नहीं है, कोई ज़्यादा आईटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे, कोई वेब डेवलपमेंट का काम नहीं है, कोडिंग का काम नहीं है, तो 8 GB क्या है, सफिशियंट। बट अगर डेवलपमेंट का काम है, डिज़ाइनिंग का काम है, एडिटिंग का काम है, एनिमेशन का काम है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हुए हैं जो हेवी हैं, तो फिर 8 GB क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। फिर हमको लेना होता है 16 GB, फिर लेना होता है 32 GB एंड सो ऑन, तो वो बढ़ते जाता है। बट हमको पता हो कि जब हम लोग लैपटॉप लेने जा रहे हैं या फिर अगर हमारे पास है, तो पहले तो वो सबसे पहले सेल्स पर्सन यही पूछता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ना। सबसे पहले वो ये पूछेगा कि आपको लैपटॉप या कंप्यूटर किस काम के लिए चाहिए, तो वहाँ पे आपको अच्छे से रिक्वायरमेंट बता देनी कि देख भाई मेरा काम ये है, मेरा सिर्फ व्हाट्सएप काम में आएगा, MS ऑफिस काम में आएगा और मैं ब्राउजिंग ज़्यादा करूँगा, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो फिर वो सीधा आपको 8 GB वाले में ले जाएगा, वो 16 GB वाला, क्योंकि ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं जितने ज़्यादा एडवांस जाओगे उतनी प्राइस क्या हो जाती है, फिर बढ़ जाती है हर एक कंपोनेंट की। i5 लोगे तो i3 के कंपेरिजन में क्या होगा, महंगा ही होगा। क्यों, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आप ले रहे हो। तो जितनी बेसिक आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। लिख लो, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। ये जितना भी हम डिस्कस करेंगे वो सब कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। CONFIGURE, CONFIGURE, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगरेशन, TI ऑन लगा दो पीछे। कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो प्राइमरी मेमोरी में पहला क्या है, रैम। रैम का काम समझ में आ गया, क्या करता है, टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करता है, लेकिन क्या होता है, फास्ट होता है, लेकिन इरेज हो जाता है जैसे ही शट डाउन। कि मोबाइल शट डाउन किया, रैम क्लियर, लैपटॉप कंप्यूटर किया, रैम क्लियर, कुछ भी वो याद रखेगा नहीं। याद रखने के लिए जो यूज होता है वो है रोम, जिसे कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। इसे अगर ब्रैकेट में इंटरनल स्टोरेज भी करोगे ना तो भी चल जाएगा। रोम का जो काम है वो इंटरनल स्टोरेज का होता है, जो परमानेंट होता है। अब मोबाइल के अंदर 8 GB की रैम है, ठीक है, तो स्टोरेज मिनिमम कहां से स्टार्ट होता है, 256 GB। कितना, 256। आप सभी के फोन में मिनिमम 256 GB होगा ही। तो वो बेसिकली क्या है, रोम, जो परमानेंट मेमोरी को स्टोर करने के लिए यूज में आता है। कि आपने कोई PDF को डाउनलोड की, आपने कोई प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, आपने कोई व्हाट्सएप को रन कर रहे हो, उसमें से वीडियोस डाउनलोड हो रही है, इमेजेस, तो वो सब जाके किस में सेव होगी, रैम में या रोम में, रोम में जाके। तो जिस किसी को भी हम डाउनलोड करते हैं, सेव करते हैं, तो वो किस में चले जाता है, परमानेंट रोम के अंदर चले जाता है। तो ये हमारी इनबिल्ट ही आती है दोनों चीज। प्राइमरी जो भी है वो किस में आएगी, इनबिल्ट ही आएगी, कि रैम और रोम तो होगा ही। अब आपकी ज्यादा स्टोरेज का अगर काम हो तो 256 कम पड़ रहा है तो फिर 512 लो, 512 कम पड़ रहा है तो 1 TB लो। समझ रहे हो। तो ये जैसे जैसे स्टोरेज, अगर आपको पता है कि मेरा डाउनलोड का बहुत ऑप्शन है, डाउनलोड की बहुत सारी चीजें आती है, बहुत फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती है, वीडियोस का बहुत काम है, जैसे एडिटर्स होते हैं, तो फिर उनके लिए 256 क्या होगा, कुछ भी नहीं, तुरंत फुल हो जाएगा। तो उनको फिर 512 GB लेना होता है, ठीक है। तो ये भी हमको पता हो, अदरवाइज हम लोग तो अगर ये सारी चीजें पता ही नहीं होगी तो कुछ और ही लेकर आ जाएंगे और फिर बोलेंगे कि सर काम इसमें तो हो ही नहीं रहा है। तो काम इसीलिए नहीं हो रहा है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने क्या ले लिया है, गलत, गलत ले लिया। कि हमको ना प्रोसेसर का ठिकाना, ना रैम का ठिकाना, ना रोम का ठिकाना, बस लेकर आ गए, तो फिर वो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो रोम क्लियर हो गया, ये है प्राइमरी। अब सेकेंडरी क्या है, स्टोरेज। टाइटल मारो, सेकेंडरी स्टोरेज। अब किसी ने यहाँ पर HDD कहा था, किसने कहा था, हार्ड डिस्क का, यस।
तो सेकेंडरी स्टोरेज बेसिकली ये दो तरह से होती है। एक ये इंटरनल भी आती है कि जो आप इंटरनल स्टोरेज ले रहे हो उसमें भी आती है, और अगर आपको एक्सटर्नल भी रखना है तो भी आपके काम में आता है। तो एक्सटर्नल के अंदर पहले हम समझेंगे कि एचडीडी क्या है। एचडीडी का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये बेसिकली एक्स्ट्रा एड ऑन का ऑप्शन है कि आपको याद होगा कि पहले फ़ोन के अंदर है ना इंटरनल स्टोरेज के साथ साथ मेमोरी कार्ड का ऑप्शन आता था कि हम लोग मेमोरी कार्ड को क्या कर सकते हैं, ऐड। बट अभी जो मॉडर्न मोबाइल है उसमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन ही नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं है वो भी हम आगे समझेंगे। बट बताया ये जा रहा है कि एचडीडी जो है वो बेसिकली एक्सटर्नल भी यूज़ होता है कि आपको जो इंटरनल स्टोरेज दी हुई है लेकिन स्टोरेज का ज़्यादा काम है तो आप एक्सटर्नल सेपरेट भी हार्ड डिस्क को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ले लो ना अली बाजू में से, जाहिद भाई बताओ ना इनको। तो एचडीडी के अंदर अच्छा दो कीवर्ड लिखे हुए हैं। पहला कीवर्ड लिखा हुआ है हाई स्टोरेज बट स्लोवर, कि अगर हार्ड डिस्क मतलब एचडीडी की बात आ रही है, इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, अगर वो हार्ड डिस्क है तो क्या होगा, स्टोरेज उसका ज्यादा होगा लेकिन उसका काम क्या होगा, कि फॉर एग्जांपल 10 GB की वीडियो मुझे ट्रांसफर करनी है, ठीक है, एक्सटर्नल कोई भी पेन ड्राइव के थ्रू मुझे एचडीडी में डालना है अपने लैपटॉप के अंदर, तो 10 GB की फाइल होगी तो वो 1 घंटा ले लेगा। अगर हार्ड डिस्क हुई तो 1.5 घंटा ले लेगा। बट अगर मेरे पास एसएसडी हुई तो वो फास्ट है लेकिन इसका स्टोरेज क्या होगा, कम होगा। तो आप सभी के अंदर, आप सभी के लैपटॉप के अंदर या तो एचडीडी होगी इंटरनल स्टोरेज या फिर एसएसडी होगी। एचडीडी होगी तो उसका स्टोरेज क्या होगा, एचडीडी का स्टोरेज ज्यादा होगा लेकिन उसका प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। और एसएसडी हुई तो उसका प्रोसेस फास्ट होगा लेकिन स्टोरेज कम होगा। अब जैसे मैं एक्सटर्नल आपको बताऊं, अब मुझे कोई बताओ कि इन दोनों में से हार्ड डिस्क क्या हो सकती है, एसएसडी क्या हो सकती है। ये हार्ड डिस्क है और ये एसएसडी है। हार्ड डिस्क क्या होगी, स्टोरेज में ज़्यादा होगी और काम में स्लो होगी, और एसएसडी क्या होगी, स्टोरेज में कम होगी लेकिन काम में फास्ट होगी। कोई भी अगर नैनो टेक्नोलॉजी होगी, छोटा प्रोडक्ट होगा तो काम में कैसा होगा, फास्ट होगा। ये कितने प्राइस का आता है हार्ड डिस्क, जैद भाई कब लिया था, ये 8,000 का है, और एसएसडी ये 4,000 का है, 512 GB 2000 ये 2 TB है। कितना TB है, मतलब 2000 GB को 2 TB कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 TB का है तो कितना है, 8,000 का है, और ये सिर्फ 512 GB है लेकिन कितना है, 4,000। तो ये महंगा होगा, क्या होगा, महंगा होगा। इसका स्टोरेज हमेशा क्या होगा, कम होगा, लेकिन ये काम में इसलिए आता है कि बहुत फास्ट ट्रांसफर करता है, कि 100 GB का भी मुझे डेटा ट्रांसफर करना होगा ना तो 5 मिनट में कर देगा। 5 सेकंड नहीं 100 GB का मैं बोल रहा हूँ, इसमें बोल बहुत पर सेकंड मतलब 2 GB 3 GB ट्रांसफर करता है, और ये अगर मैं हार्ड डिस्क करने जाऊंगा ना तो शायद 8 घंटे 10 घंटे ले लेगा। तो ये फर्क है कि आपके लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि स्टोरेज कम होगी चलेगा लेकिन क्या होना चाहिए, एसएसडी होना चाहिए, एचडीडी मुझे चाहिए नहीं। तो अभी जब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें चेक करनी है कि इंटरनली कौन सा एचडीडी दिया है कि एसएसडी दिया है, तब आपको पता चल जाएगा कि एसएसडी है कि एचडीडी। बट आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, एसएसडी लेना चाहिए या एचडीडी, एसएसडी। इंटरनली अगर है तो एसएसडी लेना चाहिए। ये क्यों लेते हैं पता है, कि बहुत ज़्यादा अगर स्टोरेज रखना है, मतलब काम में नहीं आता लेकिन स्टोरेज करके रखना है तो आप इसके यूज़ में आएगा। कि रखो 2 TB है, बहुत ज़्यादा फाइल होती है, यूज़ में नहीं आती लेकिन इसके अंदर स्टोर करके रखो, भले टाइम लेता हो, लगा के छोड़ दो। लेकिन अगर डे टू डे में अगर आपका ज़्यादा काम है तो फिर आपके क्या काम में आएगी, एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, और एचडीडी का, डन। नेक्स्ट है यूएसबी पेन ड्राइव्स। ये तो आप सबने यूज़ की होगी। ये क्या है, पेन ड्राइव है, ये भी एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज़ होता है। अब ये इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, इनपुट वाले हाथ ऊपर करो, कि जिनको लगता है इनपुट डिवाइस है हाथ ऊपर करो, ठीक है। जिनको लगता है आउटपुट डिवाइस है वो हाथ ऊपर करो, अच्छे से करो या नहीं दिख रहा है, ठीक है। जिनको, अच्छा तो आपको, हाँ अच्छा ये बोल रहे दोनों, तो जिनको लगता है इनपुट और आउटपुट दोनों है वो लोग हाथ ऊपर करो, करो आप, अच्छे से दिखाओ यार। 3 लोग, इनपुट वाले कितने थे, आउटपुट वाले,
तो ये बेसिकली इनपुट और आउटपुट दोनों काम करता है। कैसे काम करता है कि बाहर की जो भी वीडियो है, फाइल है, अगर उसको लैपटॉप में डालना है तो हमारा इनपुट हो गया, बट अगर लैपटॉप से अगर इसमें डालना है तो भी यूज में आ रहा है, तो इनपुट भी ये दे रहा है और आउटपुट भी दे रहा है। तो सर्टेन कंपोनेंट, सर्टेन टूल्स ऐसे भी है जो इनपुट वाला काम भी करते हैं और आउटपुट वाला, जिसमें से एक कौन सा है, मेमोरी, यूएसबी केबल, जिसको हम लोग पेन ड्राइव्स भी कहते हैं। फिर मेमोरी कार्ड्स अब तो मार्केट में लुप्त हो गए, है ना। पहले तो मोबाइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ में आते थे, मोबाइल्स के अंदर, और दूसरा कहाँ यूज़ में आते थे, कैमरे के अंदर। जो DSLR कैमरा होता था उसके अंदर भी मेमोरी कार्ड आता है, वो अभी भी आता है। उसके अंदर इंटरनल इतना स्टोरेज नहीं होता, तो मेमोरी कार्ड अटैच करना होता है, क्योंकि उसको बाहर निकाल के फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करके हम लोग फाइल को क्या कर लेते, ट्रांसफ़र कर लेते। और ये तो हमारे पापा और दादा के ज़माने की चीज़ है, CD और DVD। कि अभी भी अंकल की शादी की कैसेट किस में, CD में होगी शायद अंकल, CD में ही है ना। हाँ, उससे पहले, उससे अच्छा इनके पहले की जो जनरेशन होगी उससे VCR DVD के अंदर है। तो CD और DVD अभी क्या हो गया है, मार्केट से लुप्त। अब तो लैपटॉप के अंदर CD डालने के ऑप्शन भी नहीं आते, बराबर है, नहीं आते। क्यों? क्योंकि अब जो शादी वीडियोग्राफर होते हैं वो आपकी कैसेट के जो भी वीडियो होती है किसमें कन्वर्ट करनी अब वो चीज़ उस टाइम पे महंगी थी, अब कन्वर्ट कराने में और महंगी हो जाती है, क्योंकि लोग इस तरह की चीज़ अब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें कि अब ये रेयर हो गई है और ख़त्म हो गई है। जहाँ पर भी लेगेसी टैग लिखा हुआ है ना, वो समझो आउटडेटेड है। क्या लिखा हुआ है, लेगेसी टेक्नोलॉजी। अगर कहीं भी वो प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ ही होगा, वो बॉक्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन होगी, कहीं भी परचेस करने जाओगे, अगर लेगेसी टैग है मतलब वो जूने ज़माने की चीज़ है, वो आउटडेटेड हो गई है, वो हमको परचेस करना नहीं। देखो HDD और SSD का बाजू में ब्रेकडाउन किया हुआ है। HDD की साइज कितनी है इंचेस के अंदर, 3.5, और SSD की, तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उसकी साइज बड़ी होगी या छोटी होगी, छोटी होगी, लेकिन काम कैसा होगा, बड़ा होगा। इसके अंदर CD का भी पहले ऑप्शन दिया हुआ वगैरह था, लेकिन SSD के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। वो सीधा कैश फाइल रखता है, कंट्रोलर रखता है, फ्लैश मेमोरी रखता है, और जो इसका स्टोरेज का काम है वही चीज़, ठीक है। तो इस तरह से वो चिप दिखती है, जो बेसिकली आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ही आती है। अब एक वर्ड आपने अगर सुना हो, मदरबोर्ड, किस किसने सुना है, मल्टीटास्किंग, भाई जोरदार तालियां हो जाए पहले मदर्स के लिए। तो ऐसे ही मल्टीटास्किंग का काम है मदरबोर्ड का, कि अंकल ने बहुत सही कहा कि वो एक बेसिकली क्या है, सर्किट है, और वो सर्किट वो चीज़ है जो मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक जगह जोड़ के रखती है। मतलब ये जो रैम की हमने बात करी, रोम की हमने बात करी, CPU की जो प्रोसेसर की बात करी, वो कहीं और नहीं बल्कि किस में होता है, मदरबोर्ड के अंदर ही होता है। देखो रैम मेमोरी का स्लॉट इसी में आ गया, ये बेसिकली पूरी सर्किट है जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। इसी के अंदर आपको रैम दिख जाएगी, HDMI के सारे पोर्ट्स दिख जाएंगे, IDE कनेक्टर आ जाएगा, ये रहा CPU प्रोसेसर, दिख रहा है। तो ये मदरबोर्ड के अंदर आपके जितने भी पोर्ट्स होते हैं, लाइक आपके देखो लैपटॉप के बाजू में डिफरेंट पोर्ट्स के, भाई USB होगा, HDMI होगा, है ना, डिफरेंट हेडफोन का होगा, चार्जिंग का पोर्ट होगा, वो सारे पोर्ट किसको जाके कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप के मदरबोर्ड। क्लियरिटी हो रही है, क्या काम है इसका, कम्युनिकेशन सेंटर माना गया है। अभी फॉर एग्जांपल हमको सिम में या बैलेंस में या रिचार्ज में कोई भी इश्यू आता है, हम कहाँ कॉल करते हैं, कस्टमर केयर, कॉल सेंटर में कॉल करते हैं, है ना। कोई भी हमको मोबाइल से रिलेटेड या सर्विस कहीं भी चाहिए तो हमारा कॉल कहाँ जाता है, कस्टमर केयर। कस्टमर केयर का बेसिकली वो बेस वो है कि आपको कनेक्ट करता है स्पेसिफिक आपकी रिलेवेंट जिस पार्टी से आपको बात करनी है, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है उससे, कि सर आप चालू रखिए, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ XYZ से, कि आपके सिटी के नियर बाय के एजेंट से, XYZ जो भी। तो सिमिलरली मदरबोर्ड का भी काम वही है, कम्युनिकेशन सेंटर, कि जो कुछ भी कमांड हम अंदर देते हैं, मदरबोर्ड डिसाइड करता है कि ये काम CPU का है, रैम का है, रोम का है, तो तुरंत क्विकली माइक्रो सेकंड्स के अंदर वो असाइन कर देता है कि ये काम तुम। तो सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड किसके साथ है, मदरबोर्ड के साथ। तो मदरबोर्ड में क्या क्या चीजें आती है, मेमोरी, CPU, रैम, रोम, डिफरेंट तरह के पोर्ट्स दिए हुए, ऑडियो पोर्ट दिया हुआ है, इवन फैन आता है, केस फैन मैं आपको बताऊंगा, वो भी इसी के अंदर कनेक्टेड होता है। तो मदरबोर्ड बेसिकली क्या है, जो सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के रखती है और एक साथ काम करवाने में क्या करती है, हेल्प करती है, ऑपरेट करवाने में हेल्प करती है। इट इंक्लूड्स पोर्ट्स एंड स्लॉट्स, कि भाई ये CPU, रैम, स्टोरेज, पावर, सारे कनेक्शन तो इसमें होते ही हैं,
इसमें USB, ऑडियो, डिस्प्ले, इंटरनेट और डिफरेंट एक्सपेंशन कार्ड्स जैसे ग्राफिक वो सब हम आगे देखेंगे, वो भी मदरबोर्ड के अंदर ही कनेक्टेड आता है। तो जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो किससे जाके कनेक्ट करेगा? मदरबोर्ड। अब अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर अगर आप रिपेयरिंग के लिए दे रहे हो कि लैपटॉप ख़राब हो गया कंप्यूटर, अगर वो पर्सन कह रहा है कि मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, तो उससे हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि भाई मदरबोर्ड के अंदर CPU ख़राब है, रैम ख़राब है, रोम क्या ख़राब है? अगर बोल रहा है रैम ख़राब है तो भाई रैम ख़राब, रैम को चेंज करना, पूरा मदरबोर्ड क्यों चेंज कर रहा है? बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो चेंज रैम ही करेगा, लेकिन आपको क्या बोलेगा? मदरबोर्ड चेंज करा, लाओ 10,000। और काम कितने का था? 2,000। तो जितनी आपको लैक ऑफ अवेयरनेस होगी कि आपको अगर नहीं पता होगा तो आपको कोई कुछ भी कहेगा, एटलीस्ट आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो कभी भी ऐसा बहुत रेयर ही चांस होता है कि पूरा का पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़े। अदरवाइज जो भी इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं अंदर, अगर कोई कंपोनेंट खराब हुआ है तो वो कंपोनेंट को रिप्लेस किया जाता है, पूरे मदरबोर्ड को चेंज नहीं किया जाता कि मल्टीपल कंपोनेंट खराब। हाँ रैम खराब हुई जी, तो वो स्टोरेज अलग से करवा सकते हैं क्योंकि खराब उससे हाँ करवा सकते हैं कि जब वो उसको रिप्लेस करने जाता है ना तो उससे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई जो भी अंदर रोम के अंदर होती है, रैम में तो कुछ होती नहीं है, वो तो टेम्पररी होता है, इरेज हो जाता है। तो रोम में इंटरनल स्टोरेज अगर है तो उसको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये पेन ड्राइव है, रोम के अंदर जो भी स्टोरेज है वो पेन ड्राइव में डाल देना चेंज करने से पहले, तो वो हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हमको ऐसा है कि लाइक वो कह रहा है कि मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, वो मदरबोर्ड लेकर किसी और से भी क्वेरी कर सकते हैं। अगर वो भी कहते हैं कि हाँ मदरबोर्ड ही खराब है तो फिर भाई कर लैपटॉप Yes. का मतलब सेम रहता है। बहुत माइक्रो होता है लैपटॉप के अंदर। तो क्या मल्टी फंक्शन इतने नहीं होते कि लैपटॉप तो एक कंप्यूटर बहुत बड़ी दुनिया है, तो उसका मदरबोर्ड की साइज भी आपको थोड़ी बड़ी दिखेगी। मोबाइल फ़ोन के अंदर भी होता है लेकिन बहुत ही छोटा होता है। हाँ ऐसे। तो उसके अंदर ही सारी चीज़ें क्या होती है, कनेक्टेड होती है। अगर कोई चीज़ उनसे डैमेज हो रही है जी। तो वही चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं यस, पूरा मदरबोर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स खराब हो गए तो फिर वो सीधा आपका मदरबोर्ड ही चेंज करेगा। वही कि हमको दो लोगों से अगर पूछना पड़ेगा कि भाई मदरबोर्ड दे दे, आप किसी और को पेशान वाले हैं तो उसको जाके दिखा दो कि भाई देख तो मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर वो भी सेम चीज़ें अगर बोल रहा है तो फिर हम दे सकते हैं। क्लियरिटी हो गई है? किसी को कोई क्वेश्चन है मदरबोर्ड से रिलेटेड? डन। अब ये क्या है? यही सारे मिथ हैं जो अभी तक हम लोग जी रहे थे इसी मिथ के अंदर। सीपीयू तो इससे पहले हम मदरबोर्ड के अंदर इतनी सी 7 mm की चिप है उसको देख चुके हैं, तो ये सीपीयू कहाँ से हुआ? ये पीसी है कि पीसीयू? पीसीयू क्या होता है? सीपीयू किस किस को अभी तक लगता था कि सीपीयू है? ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। सबने हाँ बोला था अभी, तो क्या लगता है आपको? जो लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे उनको क्या लगता है, चलो बताओ। सभी को सीपीयू ही लगता है क्योंकि स्कूल में हमको बताया कि ये सीपीयू ही है, बट एक्चुअल में ये सीपीयू नहीं है। इसे कहा जाता है कंप्यूटर कैबिनेट। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का कैबिनेट, जिसके अंदर मदरबोर्ड आती है और मदरबोर्ड के अंदर हमारा सीपीयू, रैम, रोम, स्टोरेज और सारे पोर्ट्स कनेक्टेड होते हैं। और अभी तक हम लोग किस मिथ में जी रहे हैं कि कंप्यूटर कैबिनेट ही क्या है? लेकिन आज फाइनली चलो क्लियरिटी सबको हो गई कि ये जो चीज़ है उसे कंप्यूटर कैबिनेट कहा जाता है। ये सीपीयू हमारा नहीं है। कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर हमारी मदरबोर्ड आती है और मदरबोर्ड के अंदर आपके सारे सीपीयू और जो भी इंटरनल कंपोनेंट्स है वो कनेक्टेड होते हैं। लिख लो आप, आपको जो नोटपैड दिया है सिर्फ रखने के लिए नहीं दिया है, लिखो। तो ये कूलिंग फैन ज़रूरी है। अच्छा, इसको लैपटॉप इसलिए कहा जाता है कि ये बेसिकली गोद पे हम लोग रख के काम कर सकते हैं, लेकिन अब रिकमेंडेड नहीं है कि इसके अंदर से जो गर्म हवा निकलती है ना वो हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, बहुत हार्मफुल है। इसलिए माना जाता है कि इसको टेबल के ऊपर या फिर जो हार्ड इंटरफेस हो उसी के ऊपर रख के लैपटॉप को यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा देर तक गोद पे रख के लैपटॉप यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि गर्म हवा सीधा हमारी बॉडी को टच करती है, जो कि अच्छी नहीं होती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब समझ में आ गया कि गर्म हवा को ठंडा रखने के लिए बेसिकली काम करती है। केबल मैनेजमेंट, क्या आपने देखा होगा कि जब हम कंप्यूटर लाते हैं तो वो असेंबल करना होता है ना मॉनिटर को कैबिनेट के साथ, तो वो भी किस में होता है? हमारे सीपीयू में होता है। किस में होता है? कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर। और केबल मैनेजमेंट होता है, फ्रंट एक्सेस होता है, डिफरेंट पोर्ट्स वगैरह दिए हुए होते हैं, और इंश्योरिंग प्रॉपर एयर फ्लो एंड ईजी कनेक्शन फॉर एक्सटर्नल डिवाइस। कि हमको माउस कनेक्ट करना है तो वो भी हम कैबिनेट में लगाएंगे। इंटरनेट वाईफाई कनेक्ट करना है तो वाईफाई का स्पेसिफिक केबल आता है, वो भी हमारा इसी में ही लगता है।
ईयरफोन लगाने हैं तो उसका भी जो वायरिंग होगा वो भी हमारा कैबिनेट में लगेगा। मॉनिटर में कुछ भी लगता नहीं। और लैपटॉप के अंदर, क्योंकि अंदर यहाँ लैपटॉप का कोई कैबिनेट होता है नहीं होता है, क्यों? क्योंकि कीबोर्ड के अंदर ही उसने मदरबोर्ड दी हुई है और उसी में ही सारी चीज़ क्या हो जाती है, हमारी कनेक्ट हो जाती है, इसलिए उसमें कैबिनेट की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर हो गया? ये सीपीयू है कि कैबिनेट है? कैबिनेट है। तो जिनको अभी भी लगता है कि सीपीयू है तो प्लीज़ उनका भी ये गलत फहमी को क्या कर देना, दूर कर देना। अब ये क्या है, जिसको पता है हाथ ऊपर करो। गेस करो चलो। एग्जॉस्ट फैन ठीक है, अंकल के हिसाब से एग्जॉस्टिंग फैन है। क्या है? फैन है, ओके। और कोई? पीछे अली हंस रहा है। क्या है? गेस करो, देख के जो लग रहा हो कि भाई ये लग रहा है मुझे तो। इतनी सारी चीज़ें होती है कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर और हमको क्या लगता है सिर्फ लैपटॉप ही तो है, लेकिन लैपटॉप काम कैसे करता है वो आज हमको पता चला कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। गेस करो फटाफट। सेजान गेस करो क्या है? नो आइडिया? तुक्का तो मारो। तुक्का मारने के लिए तो बोले कुछ भी, बोले शेर है। हाँ नहीं। आईएमए के लोग नहीं दे सकते जवाब। इसे कहते हैं ग्राफिक कार्ड। क्या कहते हैं? जीपीयू, जिसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू लिखो। GPU. The GPU handles all visual output such as images, videos, animation, games and any graphics you see on your screen. ये बेसिकली ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है। ये इस्तेमाल में आता है दो तरह से होते हैं। ये जो GPU होता है दो तरह का होता है, एक होता है इंटीग्रेटेड और एक होता है डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड बाय डिफ़ॉल्ट हम सभी के लैपटॉप में आता है। उसकी रेंज 2 GB से लेकर 6 GB की होती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। ग्राफिक का काम क्या है कि जो भी आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, जो भी आप गेम प्ले करते हो, जो भी आप कैनवा वगैरह बेसिक में टूल के अंदर जो डिज़ाइन बनाते हो, तो जहाँ भी विजुअल्स ऐड होते हैं ना, विजुअल्स, क्रिएटिविटी, क्राफ्ट, उसका काम कौन करता है? GPU। अगर आपकी GPU बेसिकली अगर 2 GB का है और YouTube पे अगर आप 4K वीडियो देखने जाओगे तो वो सपोर्ट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि GPU को अगर 4K वीडियो सपोर्ट करना है तो GPU की जो स्टोरेज है वो 2 GB सफिशिएंट नहीं है। फिर वो स्टोरेज कितनी होनी चाहिए? 8 GB होनी चाहिए, 12 GB होनी चाहिए, 16 GB होनी चाहिए। तो जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, वीडियो एडिटर्स होते हैं, उनके लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि GPU उनका हमेशा कितना होना चाहिए। कितना है अभी अपने कंप्यूटर PC में? 16 GB का GPU है। तो ये CPU से अलग है, लेकिन GPU को बनाने वाली ब्रांड, नीचे नाम लिखा हुआ है, कौन है? इंटेल खुद ही। जो CPU बनाती है वही GPU भी बनाती है। और CPU के साथ कई बार ये इंटीग्रेटेड ही आती है। जो CPU होता है ना, उसी के साथ ही जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है वो CPU के साथ ही कनेक्टेड आता है। 2 टाइप्स ऑफ GPUs। फर्स्ट है इंटीग्रेटेड GPU built into the CPU, good for everyday use like watching videos and browsing. 2 टाइप्स ऑफ GPUs। फर्स्ट है इंटीग्रेटेड GPU, ये CPU के अंदर बिल्ट ही आता है और एवरीडे लाइक जो टास्क होते हैं जैसे कोई यूट्यूब पर वीडियोस देखना, ब्राउजिंग वगैरह करना, उसमें वो हेल्पफुल होता है। ये कूलिंग फैन जैसा दिखता है बट कूलिंग फैन नहीं है, ये GPU ही है। और इसी के अंदर जो ग्राफिक कार्ड होता है वो एसोसिएटेड आता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। ओके, इंटीग्रेटेड जो होता है वो क्या आता है? बिल्ट इन आता है, कि अंदर ही होता है। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, 2 GB, 4 GB, 6 GB हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो फिर हमको क्या लेना होगा? डेडिकेटेड GPU। और डेडिकेटेड GPU बेसिकली क्या होता है? सेपरेट हार्डवेयर होता है, अलग से परचेज करना होता है, फिर उसको हमारे सिस्टम में क्या करना होता है? इंटीग्रेट और इंटरफेस करना होता है। तो जो बाय डिफॉल्ट आता है वो तो है ही, जिसे हम इंटीग्रेटेड GPU कहते हैं, जो 2 GB, 4 GB, कभी कभी ज़्यादा महंगा लैपटॉप है तो 6 GB का
बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है। बट अगर आपको रिक्वायरमेंट पता है कि मेरे लड़के को या मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए, वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए चाहिए, एनिमेशन के लिए चाहिए, ब्लेंडरिंग के लिए चाहिए, मॉड्यूलेशन के लिए चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड की साइज़ 16 GB मिनिमम होनी चाहिए। 2 GB, 6 GB, 8 GB से काम चलेगा नहीं। तो फिर आपको क्या लेना होगा, डेडिकेटेड GPU, जो कि क्या है, सेपरेट हार्डवेयर यूज्ड इन गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, डिज़ाइन, 3D modeling, etc. GPUs are also used in artificial intelligence, machine learning and data science। के GPU जो है वो बेसिकली जो भी क्राफ्टिंग की रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो GPU के थ्रू ही बनती है। मतलब अगर विजुअल्स के ऊपर काम हो रहा है तो GPU सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, अगर वो लो होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो CPU अलग है और GPU अलग है। विजुअल रिलेटेड कुछ भी एलिमेंट्स हो गए तो उसका काम कौन देखेगा, GPU, और प्रोसेसिंग रिलेटेड कोई भी काम होगा तो कौन देखेगा, CPU। क्लियर हो गया? किसी को कोई क्वेरी यहाँ पे? ये सारे हमारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनके ब्रांड के नाम बताओ मुझे। पहली कौन सी ब्रांड है, विंडोज, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑन करती है, ठीक है। सेकंड एप्पल, ठीक है, उसका अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड एंड्रॉयड, जो किसमें यूज होता है, स्मार्टफोन के अंदर। कहाँ यूज होता है, मोबाइल के अंदर। फिर पढ़ो इसको, पूरी 3 लाइन सब साथ में पढ़ो। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट रन्स योर कंप्यूटर और डिवाइस। It manages all hardware and software, allowing everything to work together smoothly। ऐसा ही लग रहा है कि प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम सेम है? नहीं। प्रोसेसर का काम क्या था कि जो कमांड हम दे रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको प्रोसेस करना। और वो क्या हो सकता है कि भाई इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है, लेकिन उसको ऑपरेट करना, मतलब कि आपको रिजल्ट देना, आपको आउटपुट निकाल कर देना, वो प्रोसेसर का, वो किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और 100 में से 95 जो लैपटॉप होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, उनमें विंडोज ही ऑपरेटिंग सिस्टम आता है बाय डिफॉल्ट। वो भी आप देख सकते हो, उसी का भी स्टिकर आपकी लैपटॉप के अंदर बाहर लगा हुआ होगा। अगर नहीं होगा तो वो अंदर से भी जाके आप चेक कर सकते हो, बट विंडोज ही होता है जो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट होता है। उसके बाद एप्पल जो होता है वो उसके अंदर उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, मैक ओएस और लिनक्स और दूसरे भी काफ़ी सारे हैं, उबंटू वगैरह, बट वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, विंडोज़। काम क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है। हर एक पर्टिकुलर टास्क को स्मूथली कैसे रन करना है वो काम करता है। इट प्रोवाइड्स द यूजर इंटरफेस, द विजुअल लेआउट वे यूजर्स इंटरेक्ट यूजिंग मेन्यूज, आइकन्स, फोल्डर्स एंड विंडोज। की जो स्क्रीन दिख रही है, ये स्क्रीन बेसिकली प्रॉपरली आउटपुट दिखा पा रही है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम कर रहा है। तो आपका कंप्यूटर जहाँ से स्टार्ट होता है, ऑन होता है, वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम का काम स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेसर तो बाद में आएगा कि जब हमने कुछ कैलकुलेशन करना होगा, वीडियोस देखनी होगी, कुछ डेवलपमेंट करना होगा, वहाँ प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम तो जैसे ही आपने लैपटॉप ओपन किया वैसे ही उसका काम स्टार्ट। द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स इंपॉर्टेंट टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी एलोकेशन, रनिंग एप्स, मैनेजिंग डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो चीज़ है जो सॉफ्टवेयर को बताती है कि उसको काम क्या करना है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये टास्क परफॉर्म करने हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम होगा तो प्रोसेसर अपना काम नहीं कर पाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो विंडोज़ ही आता है। जब आप इवन फॉर्मेटिंग करना होता है ना, तो ध्यान रखना होता है, 3-4 ऑप्शन पूछता है कि आपको अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी इरेज कर देना है। अगर वो भी अगर चेक कर दिया तो विंडोज़ उड़ जाएगा आपके लैपटॉप का। इसलिए अगर आप लोगों को फॉर्मेटिंग करते नहीं आती है तो आपको करनी नहीं है। फॉर्मेटिंग बेसिकली पूरा रीसेट करना है लैपटॉप या कंप्यूटर। तो कई बार विंडोज़ भी क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, फिर उसको डलवाना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है कंप्यूटर वाले के पास, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल कर देता है। डन है।